नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में वात्सल्य गंगा आश्रम का उद्घाटन समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। आध्यात्मिक गुरु के साथ सभा को किया संबोधित। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का हरिद्वार दौरा, हर की पैड़ी में लगाई डुबकी, देश प्रदेश की समृद्धि की कामना। आश्रम गंगा वात्सल्य के लोकार्पण कार्यक्रम में की शिरकत। आईटीबीपी अल्लूचौड़ का 18वां स्थापना दिवस, आईटीबीपी कमांडेंट समेत अधिकारियों और जवानों ने की परेड। यादगार पल को कैमरे में किया कैद। कांग्रेस की हल्द्वानी में जय हिंद रैली, रामनगर से बड़ी संख्या में गए कार्यकर्ता। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लाल कुआं क्षेत्र में किया जनसंपर्क, पूर्व सैनिकों से किया संवाद। उत्तराखंड में 10 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून, आपदा प्रबंधन विभाग हुआ सतर्क। 6% अधिक बारिश होने की संभावना। खबर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य गंगा आश्रम में उद्घाटन समारोह में भाग लिया। आध्यात्मिक गुरु के साथ सभा को संबोधित किया। पूज्य युग पुरुष परमानंद जी महाराज और आज जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर ये गंगा वात्सल्य आश्रय का लोकार्पण हो रहा और ऐसे अनेक प्रकल्प वात्सल्य ग्राम देश के अनेक राज्यों में चल रहे हैं। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो प्रदर्शन किया गया, उन्हीं के सम्मान में कांग्रेस की ओर से आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जय हिंद रैली का आयोजन किया गया था। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था उसमें जिस तरह से हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, उनको सम्मान देने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में जय हिंद रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिस क्रम में आज हल्द्वानी में भी रैली है। करीब 500 कार्यकर्ता रामनगर से भी उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। रैली में हमारे प्रदेश के सभी शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी, हमारे पूर्व अध्यक्षगण और हमारे सह प्रभारी और दिल्ली से भी लोग उसमें शामिल होंगे। आईटीबीपी की 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ का आज 18वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें आईटीबीपी कमांडेंट समेत सभी अधिकारियों और वीर जवानों के द्वारा परेड आयोजित की गई। आईटीबीपी कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने आईटीबीपी का ध्वज फहराया। इस अवसर पर आईटीबीपी कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने हिमवीर जवानों को संबोधित करते हुए आईटीबीपी 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ के 18वें स्थापना दिवस की सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही कमांडेंट बिष्ट ने सभी आईटीबीपी अधिकारियों और जवानों का परिचय प्राप्त कर उनके साथ यादगार पल को कैमरे में कैद किया। आज हम 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ का 18वां स्थापना दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। ये बटालियन जुलाई 2007 में खड़ी हुई थी और इस लोकेशन पर, हल्दूचौड़ लोकेशन पर नवंबर 2008 में यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। और ये करीब हमारा 90 एकड़ का कैंप है, जिसमें कि 34वीं बटालियन स्थापित है। जैसा कि एक यूनिफॉर्म बल होने के नाते हम लोग जब भी रेजिंग डे का प्रोग्राम होता है, बटालियन रेजिंग डे जो हम मनाते हैं, सबसे पहले सुबह हम परेड आयोजित की जाती है, जिसमें कि वाहिनी के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं। उसके बाद
सभी पदाधिकारी, जिसमें कि अधीनस्थ अधिकारी और जवान भी शामिल है, अधिकारी शामिल हैं, उन सबके साथ में हम मिलकर हमारा एक बड़ा खाना होता है, उसमें सभी लोग हम लोग शामिल होते हैं। रुड़की में बहुजन आर्मी बहुजन एकता मिशन के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवा रावत ने बहुजन समाज के सभी लोगों को एकजुट होने की अपील की। रुड़की के नगर निगम हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष देवा रावत ने कहा कि जब तक बहुजन समाज में एकजुटता नहीं होगी तब तक दलितों पर यूं ही जुल्म होते रहेंगे और इन जुल्मों पर तब तक रोक नहीं लगेगी जब तक समाज में एकजुटता नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आने का हमारा उद्देश्य खाली इतना है कि आए दिन लगातार आप न्यूज़ चैनल से आप देखते होंगे कि लगातार हमारे समाज पे, हमारे युवाओं पे, हमारी माताओं पे, बहनों पे लगातार जो अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कम करने के लिए ही नहीं, उन घटनाओं को बंद कराने की लड़ाई बहुजन आर्मी संगठन के द्वारा लड़ा जा रहा है। और हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था हर घर बहुजन आर्मी। हर घर बहुजन आर्मी के तहत पूरे देश में हमारा संगठन देश के 11 राज्यों में कार्यरत है और सबसे पहले जो आगाज हुआ है हर घर बहुजन आर्मी सदस्यता अभियान का उत्तराखंड की धरती से हुआ। जो बहुजन आर्मी है ये घर घर जाके हम लोगों की समस्या का समाधान भी करते हैं, जाते भी उनके पास में किसी पे अत्याचार होता है उसके खिलाफ भी हम बोलते हैं। अगर किसी वजह से कोई परेशान है तो उसकी समस्या भी दूर करते हैं जाके। जैसे कि अभी पीछे एक बच्चे के साथ में हादसा हुआ, उसके यहाँ पे गए हम लोग, जगदीशपुर भी गए। तो काफ़ी गांव हैं जिनमें मैं जा रहा हूँ, मेरी टीम जा रही है बाकायदा, और सभी साथी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं हम लोग। शासन एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों के बाद इस बार लगभग सभी प्रशासनिक विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय माजरी ग्रांट फर्स्ट में 27 मई से 2 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को जहां अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है तो वहीं छात्र छात्राएं गढ़वाली, पंजाबी और अन्य भाषाओं के साथ उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमने यहाँ पे बहुत सारी भाषा सीखी है, नृत्य सीखे हैं और पंजाबी भाषा, गढ़वाली भाषा, हिंदी भाषा, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटियाँ बहुत सारी सीखी हैं। हमारे यहाँ समर कैंप में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है और साथ में अलग जगहों के व्यंजन, जैसे पहाड़ी व्यंजन, बहुत जगहों के व्यंजन बना के लाए गए और साथ में वाद्य यंत्र भी बजाना सिखाया। ये जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय माजरी ग्रांट फर्स्ट में जो है 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है भारतीय भाषाओं पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है और ताकि बच्चे जो है अन्य भाषाएं सीखें, बोलियां सीखें और उसमें वार्तालाप करें। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, गेम्स और कराए जा रहे हैं बच्चों को, और भी बहुत से हमारी पारंपरिक जो व्यंजन हैं और पारंपरिक वस्तुएं, उनके विषय में बच्चे भूलते जा रहे हैं, समाज भी जो है ना भूलता जा रहा है। तो बच्चों को जो है अपनी संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है यहाँ, ताकि ये जो है हमारी संस्कृति आगे पीढ़ी दर पीढ़ी भी चले। उत्तराखंड में मानसून 10 जून तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। मानसून को लेकर सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के लिए कहा है। राज्य में बारिश का आगाज पहले ही हो गया है, लेकिन 10 जून से मानसून आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने अपनी कमर कस ली। बता दें कि प्रदेश में मानसून 10 जून के बाद सक्रिय होने की उम्मीद है। मानसून आने के बाद प्रदेश में बारिश भी जोर पकड़ेगी। उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार 5 दिन पहले मानसून आ जाएगा। इस बार प्रदेश में 6% अधिक बारिश जताई जा रही है। इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस जय हिंद रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कुमाऊं मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों और सैनिक परिवारों के लोग भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की इस रैली को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है और आपसी वर्चस्व की लड़ाई
लड़ रही है। कांग्रेस सेना के नाम पर एक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अंतर्कलह प्रदेश की जनता के सामने है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से विचारहीन, मुद्दाविहीन हो गई है और कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और सेना के नाम पर जिस तरह से वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अंतरकलह है, कोई उनके विधायक प्रदेश अध्यक्ष के मंच पर शामिल नहीं होता कि जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तब तक मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। और इसी प्रकार से उनके जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो न्याय यात्रा निकाल करके अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनके वरिष्ठ नेतागण उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है वो बिल्कुल सामने आ रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में देश का मखौल उड़ाने की कोशिश कर रही है, वो पूरी देश की जनता जानती है और कांग्रेस के विचारों को भी जानती है। दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अब आस्था की डगर पर दिखी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रविवार को मुख्यमंत्री अपने परिवार संग हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पैड़ी के पवित्र ब्रह्मकुंड पर गंगा में डुबकी लगाई और मां गंगा से देश प्रदेश की समृद्धि की कामना की। लेकिन इस आस्था भरे दौर के साथ ही उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया। हर की पैड़ी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज के साथ आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद उन्होंने गंगा पूजन कर यमुना को गंगा जैसी निर्मल और पवित्र बनाने का संकल्प दोहराया। गंगा किनारे खड़े होकर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिन विकास और संकल्प के रहे और अब लक्ष्य साफ है, दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और सुशासित बनाना। वहीं हरिद्वार में सीएम रेखा गुप्ता साध्वी ऋतंभरा के नवनिर्मित आश्रम गंगा वात्सल्य के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुई, जहां संत समाज और श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ उन्होंने जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से भी भेंट कर आशीर्वाद लिया। आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारी ये सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की की रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष परवेज सुल्तान को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा रामपुर में घुसने पर गोली मारकर जान से मार देने की धमकी दी गई है, जिसके बाद आज परवेज सुल्तान ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने के बाद से ही कुछ दबंग लोग परवेज सुल्तान की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते दबंगों के द्वारा 4 बार परवेज सुल्तान पर हमला किया जा चुका है। 2 दिन पहले भी अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाश परवेज सुल्तान के कार्यालय पर पहुंचे थे, जिन्होंने परवेज सुल्तान के एक कर्मचारी को धमकी देकर कहा कि परवेज सुल्तान को कहना अगर रामपुर में आए तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। देखो, घटना यह है, जब से मैं रामपुर नगर पंचायत से चेयरमैन बना हूँ तो जो मेरा विपक्ष है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ। खुद काम कर नहीं पा रहे हैं और अगर मैं गांव रामपुर में
काम करने का प्रयास करता हूँ तो विपक्ष उसे रोकने का काम करता है। रोज एक नई फिल्म, मेरे पास लगातार 4 मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं। उनका यही है बस कि किसी भी तरह हम परवेज सुल्तान की हत्या करा दें, और रोज एक सुबह नई सोच रखते हैं वो लोग। अभी 2 दिन पहले मेरे कार्यालय पे 3 व्यक्ति बाइक से मेरे कार्यालय के बाहर आए और खिड़की पे मेरा दोस्त है शहजाद ननेड़े से, हम साथ ही रहते हैं, तो उसे बुलाया आवाज़ दे के और उसे अपने मुंह से ये बोला कि भाई उसे परवेज सुल्तान को गाली गलौज करते हुए, नाम गाली देते हुए मुझे अच्छा लगने का, ये कहा कि उसे परवेज सुल्तान को कह दिया कि रामपुर में अगर घुसेगा तो हम उसे गोली मार देंगे। रामनगर की गौजानी क्षेत्र में कब्र खोदने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मामलों को गंभीर बताते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। विधायक ने कहा कि मामले को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जाँच करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जाँच में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना के दिन आखिरी राशि स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके लिए वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की जांच के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर इसकी भी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मुख्य रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देहरादून गया था, माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता, तो इसी बीच में जो गौजानी कब्रिस्तान का जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे पूछा, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उनको भी पूरी जानकारी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये इस तरह की घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने जांच का पूरा भरोसा दिया और उन्होंने अपने यारों से कहा कि इसकी जांच के लिए हम आदेश किए जाएं। तो मुझे लगता है कि उसकी जांच और होनी भी चाहिए। एक बार पता तो चले क्या है, बार बार हर वर्ष से तब उठता है, गांव वाले अलग कहते हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। तो जो स्थिति होगी तो जांच में जिस प्रकार से सारी पता चलेगा कि क्या स्थिति है, तो उसके सारी स्थिति क्लियर होगी। दून स्थित एक प्री स्कूल से जुड़े हॉस्टल में मानसिक रूप से अक्षम 2 भाइयों के यौन शोषण का मामला सामने आया। राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल और हॉस्टल का निरीक्षण किया। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि स्कूल का संचालन दिल्ली में पंजीकृत एक ट्रस्ट कर रहा है, जिसके लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक मान्यता संबंधित प्राधिकरणों से नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि प्रेपरेटरी स्कूल की संचालिका नज़दीक में किराए के एक भवन में मानसिक अक्षम बच्चों के लिए हॉस्टल चलाती है। टीम के निरीक्षण में हॉस्टल की स्थिति अत्यंत जर्जर मिली। वहां किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, न ही उसके संचालन के लिए कोई वैधानिक अनुमति ली गई। देखिए, पहली बात तो मैं उसको विद्यालय कहूं या ना कहूं वो ही सवाल है, क्योंकि एक किसी कारगी में कहीं पर एक विद्यालय चल रहा है जो प्रिपरेटरी स्कूल की तरह चल रहा है दिव्यांगों के लिए, और उसी के एक्सटेंशन के रूप में पिछले 1 साल से किराए के 4 कमरों में फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने ये हॉस्टल फैसिलिटी शुरू करी, जिसका इन्होंने गूगल के माध्यम से प्रचार किया हुआ था। लेकिन वहां जाकर मुझे हॉस्टल जैसा कुछ भी वहां पर नजर नहीं आया। बहुत डिंजी कमरे थे, ना रोशनी ना लाइट, और जो रख रखाव था वो भी बहुत शैबी था, मतलब सफाई के नाम पे। हालांकि किचन रिलेटिवली ठीक था। सिक्योरिटी के वाइज भी वो दिव्यांग बच्चों के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे है और कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुझे नहीं दिखे। भारतीय सेना के अदम्य साहस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा के तिरंगा शौर्य यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी जय हिंद रैली का आयोजन करने जा रही है।
जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं क्षेत्र के बिंदु खत्ता में जनसंपर्क करते हुए जय हिंद रैली में पहुंचने का आह्वान किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पूर्व सैनिकों से संवाद करते हुए कहा कि जय हिंद रैली एक राष्ट्रीय उद्घोष है जिसको एक साथ 10 शहरों से किया जा रहा है। जय हिंद का उद्घोष उन सारी अच्छाइयों को लेकर किया जा रहा है जो आज़ादी से अभी तक जो भी संघर्ष किए गए हैं उनको समर्पित है। आगे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ें और भारत के मूल सिद्धांतों की रक्षा करें। यात्रा नहीं है, ये जय हिंद जन सभाएं, ये जय हिंद राष्ट्रीय उद्घोष है। जिस 10 शहरों से करेंगे उसके बाद और ज्यादा शहरों से करेंगे। हम जय हिंद का उद्घोष उन सारी अच्छाइयों के लिए, उस सारे संघर्ष को समर्पित है जो आजादी से लेकर के आज तक लड़ा गया है। हम उन सब से कह रहे हैं कि जय हिंद, आओ हम आगे उन अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर के लड़े। अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर कोर्ट से आए फैसले के बाद जगह जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकित हत्याकांड में तीनों आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदंड लगाए जाने को न्यायिक फैसला बताते हुए कहा कि अभी ईश्वरीय फैसला बाकी है, क्योंकि आज तक उसे वीवीआईपी का पता नहीं चल पाया जिसके लिए पूरी साजिश रची गई थी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सरकार वीआईपी पर आज भी मौन है और आगामी 2027 के चुनाव में कांग्रेस इसे प्रमुख मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस की सरकार आई तो इस मामले में साक्ष्य मिटाने वाले, बुलडोजर चलाने वाले उन सभी पर कार्रवाई होगी और अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फिर से एसआईटी जांच कराई जाएगी। उम्र कैद और आर्थिक दंड मिलना ताकि उस पैसे से अंकिता के माता पिता का भरण पोषण हो सके, ये न्याय ने व्यवस्था की है। मगर हम ईश्वरीय न्याय की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारा उत्तराखंड उस वीआईपी को न्याय के दरवाजे पर लाना चाहता है, कोर्ट की चौखट पर लाना चाहता है, जिसके लिए सारे उत्तराखंड में आवाज़ गूंजी थी कि वो वीआईपी कौन जिस पर सत्ता है मौन। और अंकिता के माता पिता ने भी उस वीआईपी का कुछ उल्लेख किया है। जिस शैतान की हवस बुझाने के लिए अंकिता के इनकार के बाद उसके प्राण लिए गए, तो को हम ईश्वरीय न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति भी दंडित हो। और 2017 में कांग्रेस महिला सम्मान के मामले को प्रमुखता से उठाएगी और जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, 9 हिमालयी राज्यों में हम सबसे आगे खड़े हैं महिला अत्याचार के मामले में, वो चिंताजनक है। तो हमारा फैसला है कि कांग्रेस 2027 में इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।